हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। तो सो फार हमने देखा कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और न्यूक्लियस के बाद हमने सेल डिवीजन में देखा कि क्रोमोसोम किस तरीके से सेपरेट होते हैं या किस तरीके से बिहेव करते हैं। आज हम उसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास। इस सीरीज का नाम हमने रखा है प्रयास एक कोशिश, जहां पर हम प्लांट साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं वन बाय वन। ऑफ कोर्स ये क्लासेस आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM पर मिलती हैं ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड सैटरडेज वी मीट फॉर लाइव सेशंस, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के जो यहाँ लिस्टेड हैं, related to job alerts, power capsule, daily quiz, connect with your mentor, ask your doubt, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एप्लीकेशन में आपको मिलती हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करती हैं। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक गिवन है। जैसे ही लिंक पर जो है आप क्लिक करेंगे, यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। ना सिर्फ ये फीचर्स, अगर आप एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी बैच में एनरोल करते हैं तो आपकी फ़ीस जो वेबसाइट पे दिखाई देती है उससे आपको कम पे करनी पड़ती है, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। सो इसका भी आप जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल आपको एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी करता है। सुबह से शाम तक आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं जिनको टाइमली आप अटेंड कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से हर कंसेप्ट को समझते हुए तैयारी कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। और अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है क्रोमोसोम्स के बारे में, है ना। ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी होता है कि ये ना होते तो हम ना होते। जी हाँ, हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। और न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स ही है जिनमें हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, बहुत सारी टर्म्स इस तरीके से आती हैं। तो होपफुली आज की इस क्लास में ये सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोप में अपना सेल देखते हैं, है ना, दिस इज योर सेल और दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस थोड़ा सा हमें कैसा दिखता है? डार्कर इन कलर दिखता है ना। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, एक डार्क पॉइंट जो हमें दिख रहा है सेल में, वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस एनवेलप के अंदर एक और छोटा पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है ना। इसके अंदर एक और छोटा पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल वहीं पर स्टोर्ड भी होता है। अब न्यूक्लियोलस जो है आपको सारा जेनेटिक मैटर स्टोर तो करता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है ना, हमने सेल डिवीजन भी पढ़ लिया है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट क्लास, ऑफ कोर्स यू कैन लाइक गो इन द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट क्लास, राइट। जब सेल डिवाइड करता है तब हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। उससे पहले हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, एक डार्क पॉइंट दिखाई देता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्या होता है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन जो है हट जाती है और आपको पूरे सेल में इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे या कीड़े जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो थिन लाइंस आपको दिख रही हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ये क्या है? यही क्रोमोसोम्स हैं।
ठीक है। तो क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस और माइटोसिस प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में एक क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और आपको दिखाई देने लगते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। तो जहाँ एक पॉइंट में आपका जो है न्यूक्लियस था वो अब डिसअपियर होता है और आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अपने सेल में दिखाई देते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स में आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि बिल्कुल सही डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो आपके जो है क्रोमोसोम्स में एक्चुअली मेजरली डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम और डीएनए क्या अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? तो इसको समझने के लिए जब आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी स्वेटर बुनती है तो क्या करती है ना, उसको पूरे धागे को है ना, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे धागे को क्या करती है, गोले में बांध लेती है और फिर स्वेटर बुनना शुरू करती है ताकि वो स्पेस कम ले, है ना। हम पूरे धागे को तो पूरे घर में नहीं फैला के रख सकते हैं। सेम इज द कंडीशन विद द डीएनए। डीएनए एक थ्रेड है जिसको हम सीधा सीधा अपने सेल में नहीं रख सकते, वो सेल में नहीं समा सकता, इसलिए हम उसको पैक करते हैं। जैसे गोला बनाते हैं उनका, ऐसे ही उसको भी पैक किया जाता है और उसको पैक कर कर जो चीज बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। देखिए ये आपका डीएनए का पार्ट है। डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, राइट। ये आपका डीएनए का पार्ट है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि वेटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए को हम फर्दर पैक करते चले जाते हैं और इतना पैक कर देते हैं, इतना कंडेंस कर देते हैं कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। तो क्रोमोसोम क्या है? पैक्ड डीएनए है ना। डीएनए एक थ्रेड है जिसको पैक कर दिया गया है, तो क्या बना लिया है? क्रोमोसोम बना लिया है। तो क्रोमोसोम कोई अलग चीज नहीं है, डीएनए को पैक करके ही क्रोमोसोम बनाया जाता है। नाउ आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किन्होंने दी? जी हाँ, अगर आप इन साइंटिस्ट को पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचानते हैं तो यू कैन रीड द नेम्स हियर। Boveri and Sutton. So the chromosomal theory was given by Boveri and Sutton in 1900s, है ना, 1900 के आसपास जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था? तो इस थ्योरी में वो कहते हैं जैसे कि मेंडल के फैक्टर्स थे, है ना, वो सेग्रीगेशन कर रहे हैं। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो फैक्टर्स सेग्रीगेट करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो फैक्टर्स, एक फैक्टर मदर से आता है, एक फैक्टर फादर से आता है और वो रीयूनाइट करते हैं। तो ये ही इसी तरीके से क्रोमोसोम बिहेव करते हैं। जब मियोसिस होता है तब होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, जो कि हम मियोसिस में पढ़ चुके हैं। और जब दो गैमीट्स, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो वो क्रोमोसोम फिर से रिकम्बाइन होते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल मेंडेलियन जीन्स या मेंडेलियन फैक्टर्स जैसे बिहेव करते हैं। ये कहती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। देखिए एक एक करके इसका पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड फाउंड इन क्रोमोसोम्स। ये कहते हैं जीन्स यूनिट है हेरिडिटी की। जीन्स वो सबसे छोटी इकाई है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है जो पास ऑन होती है, जो हेरिडिटी की होती है, और ये जीन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के अंदर होती है। चलिए, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव्स एज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। जो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलोगस पेयर हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज और एक अलग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में फैक्टर्स बिहेव करते हैं, है ना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम ऐसे कर रहे हैं, ए बी, उन फैक्टर्स का नाम रख रहे हैं हम कुछ भी, वो फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? टाइम के साथ अलग हो रहे हैं। तो इसी तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग होते हैं मियोसिस के टाइम पर। ईच पेरेंट सिंथेसाइजेज अ गैमीट्स। हर पेरेंट एक गैमीट बनाता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, और जब जाइगोट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन होता है तो ये दोनों आधे आधे क्रोमोसोम मिलकर फिर से एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट्स हैं जो सटन एंड बोवरी ने उस टाइम पर दिए थे। तो क्रोमोसोम्स ये कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के
ऊपर, है ना। और जब ये होमोलोगस पेयरिंग होती है, होमोलोगस पेयरिंग के बाद रिकॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और रिकॉम्बिनेशंस के बाद आधे आधे जो हैं हमारे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 फीमेल गैमीट से आएंगे, 23 मेल गैमीट से आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बोवरी के द्वारा दी गई है। उसके बाद आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा ये क्रोमोसोम दिखता है। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है सेंट्रोमेर। क्या चीज आती है? सेंट्रोमेर। तो ये होती है सेंट्रोमेर, एक बीच का पॉइंट जिस पर सारे क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, उसे सेंट्रोमेर कहते हैं। ये सेंट्रोमेर किस चीज की बनी हुई होती है? ये भी डीएनए की ही बनी हुई है, डीएनए को पैक करके ही बनी है। लेकिन सेंट्रोमेर का जो रीजन होता है वहां पर डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस होता है, कि वहां पर या तो कोई जीन ही नहीं होती, यदि कोई जीन सेंट्रोमेर में है तो वो जीन कभी एक्टिवेट नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत टेंगल्ड, बहुत फंसे हुए फॉर्म में है, वहां पर कोई एंजाइम जाकर कुछ कर ही नहीं पाता, तो जीन कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाती है ना। तो बेसिकली जैसे कि ऊन के धागे में कहीं ऐसी गांठ बन जाती है, फंस जाता है कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, ऐसी एक गांठ बन जाती है जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या है? सेंट्रोमेयर है, ठीक है। तो इस सेंट्रोमेयर का काम क्या है? ठीक है, सेंट्रोमेयर एक्चुअली हम जब बनाते हैं तब हमेशा बीच में बनाते हैं, पर जरूरी नहीं होती है कि क्रोमोसोम के बीच में रहे, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे कहीं भी हो सकती है। इसका बनने का पर्पस क्या है, क्यों बनी है? तो जब हमारा मेटाफेज होता है तब क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ताकि एनाफेज के टाइम पर दोनों क्रोमेटिड्स या तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग अलग किया जा सके। तो इसके लिए सेंट्रोमेयर बहुत जरूरी है। यानी कि जब हम सेल बना रहे हैं, ये देखिए ये आपका क्रोमोसोम है ना, इस तरीके से ये, तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? सेंट्रोमेयर है। आपके जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इन बीच के स्ट्रक्चर्स पर ही क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, है ना। इन बीच के स्ट्रक्चर्स पर ही आकर बाइंड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और अपनी अपनी तरफ। अब ये स्पिंडल फाइबर इनको ऊपर की तरफ खींचते हैं और ये स्पिंडल फाइबर इनको नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ये टूट जाते हैं और अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं। यानी कि अगर सेंट्रोमेयर नहीं होगी तो स्पिंडल फाइबर को जगह ही नहीं मिलेगी क्रोमोसोम पर अटैच होने की। अगर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पर अटैच नहीं होगा तो एनाफेज के टाइम पर ये क्रोमेटिड्स या फिर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग ही नहीं होंगे, और अलग अलग नहीं होंगे तो क्या होगा? या तो सारे एक तरफ चले जाएंगे और एक सेल खाली रह जाएगा, उसके पास क्रोमोसोम ही नहीं रहेंगे, तो उससे क्या बनता है? अनरिड्यूस्ड गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है, या अनबैलेंस्ड गैमीट बन सकते हैं। अनबैलेंस्ड गैमीट कैसे बनेंगे? देखो, अगर मान लीजिए इस क्रोमोसोम पर कोई सेंट्रोमेयर नहीं है ना, इस क्रोमोसोम पर कोई सेंट्रोमेयर नहीं है, तो इस पे कोई स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो रहा है, तो अब ये क्या करेगा? या तो टाइम के साथ इसमें खो जाता है, बेचारे को रास्ता ही नहीं मिलता, या हो सकता है कि ये क्या करेगा कि एक सेल में तो दो क्रोमोसोम्स आ गए हैं और एक सेल में एक ही आ गया है, तो ये अनबैलेंस्ड गैमीट बन गए हैं जिनमें दो इक्वल क्रोमोसोम नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अनबैलेंस्ड गैमीट्स किसकी वजह से बन सकते हैं? सेंट्रोमेयर के एब्सेंट होने की वजह से बन सकते हैं। लेकिन अक्सर ये क्रोमोसोम जिनके पास सेंट्रोमेयर नहीं होती, वो इस प्रोसेस में कहीं खो ही जाते हैं, रास्ता ही भटक जाते हैं, वो इस सेल में भी नहीं मिलते, वो इस सेल में भी नहीं मिलते, तो उसके साथ साथ बहुत सारी जीन्स भी खो जाती हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। इसीलिए सेंट्रोमेयर बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सेंट्रोमेयर के साथ दूसरा वर्ड आ रहा है काइनेटोकोर, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर एक ही बात होती है, बिल्कुल अलग अलग बात नहीं होती। वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस जहां पर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं उसे सेंट्रोमेयर या काइनेटोकोर कहा जा सकता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्रोमेटिड। व्हाट इज क्रोमेटिड? ठीक है, अभी हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, तो क्रोमेटिड क्या होता है? ये देखिए जो आपका क्रोमोसोम है ना, ये सेंट्रोमेयर है बीच में, दिस इज द सेंट्रोमेयर।
लेकिन जब ये एस फेज के बाद है ना रेप्लिकेशन कर रहा है, यानी कि एस फेज आ चुका है, एस फेज के बाद यहाँ पर एक और रेप्लिकेशन इसकी साथ में तैयार हो जाती है, तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों बहनें हैं, है ना, एक ही जन्म लिया है इन्होंने अभी अभी, है ना, तो दिस आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो यानी कि ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको दूसरा क्रोमेटिड कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पूछूं एस फेज से पहले एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, तो एस फेज से पहले एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही क्रोमेटिड है, लेकिन एस फेज के बाद एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक है, और पेयरिंग किस में होती है, जब होमोलोगस पेयरिंग होती है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, वो अक्सर इन दोनों के बीच होगी, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग होती है, तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि क्या मैम इन दोनों के बीच क्रॉसिंग नहीं हो सकती है? ऐसा जरूरी तो नहीं है, ये भी आपस में टच कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड है, जो इसमें है वही इसमें है, इनमें कुछ अलग ही नहीं है। तो सिस्टर क्रोमेटिड में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि उससे आपको कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता, कोई नया जीनोटाइप, कोई वेरिएशन नहीं मिलती, इसलिए उसको हम कभी काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हो बिल्कुल सकती है। ठीक है, तो क्रोमेटिड क्या है, जो आपका ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्रोमेटिड कहेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर को दूसरा क्रोमेटिड कहेंगे, है ना। ये आपके हाफ स्ट्रैंड हैं जो डीएनए के होते हैं, दीज आर नॉन एज क्रोमेटिड्स। नाउ व्हाट इज क्रोमेटिन? एक और वर्ड आता है क्रोमेटिड के साथ, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है ना। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, एक सीधे धागे को मम्मी जब ऊन का गोला बना लेती है, वो पूरा गोला क्या है, क्रोमोसोम है, राइट। लेकिन अगर उस ऊन के गोले को आप थोड़ा सा जो है हाफ फॉर्म में रख देते हैं ना, पूरा नहीं बनाया आपने, आधा सा खुला खुला सा बनाकर रख दिया, लूज लूज सा, तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। यानी कि क्रोमेटिन बीच में आता है। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से आपका डीएनए होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को पैक करते करते क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, क्रोमोसोम बनता है। लेकिन अभी वो स्टेज है, ना तो ये डीएनए की फॉर्म में है, ना ये क्रोमोसोम की फॉर्म में है, ना तो पूरा क्रोमोसोम ही बना है, ना पूरा डीएनए ही रहा है। बीच के जो स्टेजेस होते हैं उन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिन पर आपका डीएनए इस तरीके से बाइंड करता है। फिर एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस पर बाइंड करता है, एक और होता है, उस पर बाइंड करता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो और कई सारे न्यूक्लियोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, यानी कि एक आपकी ये इस तरीके से दूसरी अटैच हो गई है ना, उसके साथ साथ तीसरी अटैच हो गई है, जो तीसरे कलर से हम बना देते हैं। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स जो है एक साथ अटैच हो गए हैं, और इसको हम क्रोमेटिन स्टेज कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम स्टेज पर भी नहीं पहुंचा है और डीएनए स्टेज पर भी नहीं रहा है, लीनियर भी नहीं रहा है। हाफ पैक्ड डीएनए, हाफ पैक्ड डीएनए को क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन बहुत पास पास एक दूसरे के अरेंज है तो इसे क्लोज्ड क्रोमेटिन कह देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे से दूर दूर स्पेस्ड है तो इसको ओपन क्रोमेटिन कह देते हैं। तो क्रोमेटिन क्या है, जब डीएनए को हम पैक कर रहे हैं, वो पूरी पैकिंग भी नहीं हुई है लेकिन हाफ से ज़्यादा पैकिंग हो चुकी है, उस स्टेज पर जो हमें डीएनए दिखाई देता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब भी कोई जीन एक्टिवेट होती है एक्चुअली, तो वहाँ से वो पार्ट लूज हो जाता है, तभी वो जीन एक्टिवेट हो पाती है, तो वो अक्सर क्रोमेटिन स्टेज में आकर ही एक्टिवेट हो पाती है।
ठीक है। सो द क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन में आपको क्या क्या मिलता है, डीएनए भी मिलता है और प्रोटीन मिलता है। ज्यादातर कौन सा प्रोटीन मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसका मैक्सिमम अमाउंट जो है आपको यहाँ दिखाई देता है, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस पर। जैसे कि सेंट्रोमेयर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि पहली कंस्ट्रिक्शन है ना, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो मस्ट है, पॉसिबल है, होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी हो सकती है। आपका धागा जरूरी तो नहीं है एक ही जगह से उलझेगा, दूसरी किसी जगह पर भी उलझ सकता है। दूसरी किसी जगह पर अगर धागा उलझा है तो उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, राइट। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी वही साइट है जो टेंगल्ड साइट है। अगर ये आपका क्रोमोसोम है तो यहाँ बीच में से उसको किसी ने ऐसे दबा दिया है ना, तो दबाने की वजह से उसकी जो क्रोमेटिन्स हैं वो बिल्कुल पास आ गई हैं, टाइटली पैक हो गई हैं, यानी कि वहाँ पर कोई जीन एक्टिवेट नहीं हो चुका है, वो फंस चुका है, उलझ चुका है ना, तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जैसे इस क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंट्रोमेयर की जगह पर है, और यहाँ जो कंस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर दूसरी कंस्ट्रिक्शंस हैं तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स को सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको जैसे सैटेलाइट चीज़ें दिखाती है ना, तो ये आपको ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, राइट। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज जनरली प्रेजेंट फॉर द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन इज डेंसली टैंगल्ड हियर, आई एम सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। सो क्रोमेटिन यहाँ पर जो है डेंसली टैंगल्ड होता है, बिल्कुल उलझा हुआ होता है। जैसे हम बालों की भी कंघी करते हैं ना, कहीं कहीं से क्या होता है कि बिल्कुल बाल एकदम उलझ जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल नोट खोलनी पड़ती है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, है ना। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। तो दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। वो क्या है, वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है अगर हम क्रोमोसोम के नज़रों से देखें तो, राइट। उसके बाद आती है टीलोमेयर। टीलोमेयर क्रोमोसोम की टेल होती है, या एंड वाले जो एंड्स होते हैं उन्हें टीलोमेयर कहते हैं, यानी कि ये वाला जो लास्ट पॉइंट होता है ना, क्रोमोसोम की टेल या क्रोमोसोम का एंड पॉइंट, उसको टीलोमेयर कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टीलोमेयर? टीलोमेयर का क्या काम होता है? होता है ना, आप कुछ चीज़ बना रहे हैं, है ना, एक आपका थ्रेड आता है जो कि सिंथेटिक थ्रेड होता है, या आपके शू लेसेस होते हैं, है ना। आप उनका एक धागा अगर खींच लेंगे तो वो पूरा नीचे तक जो है खुलता हुआ चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उस ऊपर वाले पॉइंट को या तो किसी चीज़ से जला देते हैं और चिपका देते हैं, है ना, या आपके शू लेसेस पर अगर आगे बहुत पतली सी एक प्लास्टिक की पाइप उसमें डाली जाती है जो उसको सील कर देती है। अगर आप एंड्स को सील नहीं करेंगे तो वो उधड़ जाएगा, है ना, वो खुल जाएगा। तो उसी तरीके से टीलोमेयर काम करती है। ये जो हमने पैकिंग की है, इसके लास्ट में जो सीलिंग का काम करता है वो टीलोमेयर करता है। अगर हम सीलिंग नहीं करेंगे तो टीलोमेयर नहीं होगा। टीलोमेयर नहीं होगा तो हमारा क्रोमोसोम कभी भी जो है खुल सकता है, वापस बंद हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर के साथ उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी हमें सेफ रखना है ना। चलो क्रोमोसोम खुल जाए, बंद हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ अगर कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन लूज हो गई, खत्म हो गई, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए क्रोमोसोम के एंड्स को सील करने के लिए टीलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम्स की शेप, उसकी लेंथ बरकरार रखने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये टीलोमेयर का काम होता है, राइट। तो ये सारे किसके स्ट्रक्चर्स हैं? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स यहीं खत्म हो गए हैं? नहीं। आपने ये दो वर्ड और सुने होंगे, क्रोमोनेमा एंड chromomeres. Now, what is this chromonema and chromomeres? Right? It is a thread-like coiled filament structure along which chromomeres are arranged. एक थ्रेड लाइक कोइल्ड स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ क्रोमोमेयर्स अरेंज होते हैं। और क्रोमोमेयर्स क्या हैं? क्रोमोमेयर्स होते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द थ्रेड। तो होता क्या है कि जब आपका ये डीएनए है ना, दिस इज योर लीनियर डीएनए, इस लीनियर डीएनए में क्या आ जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं, राइट। और यहाँ पर आपको ये बीड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं ना, कुछ मोटा मोटा सा बीच में गांठे गांठे सी हो गई हैं, तो इनको कहते हैं बीड स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर से हम देख रहे हैं ना, एज अ
लेमन इंसान जब मैं ऊपर से इसको देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, एक थ्रेड है, थ्रेड में कहीं कहीं यूं मोटे मोटे से कुछ मुझे दिख रहे हैं, गांठे से दिख रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं क्रोमोमेयर्स। क्या कहते हैं? क्रोमोमेयर्स कहते हैं। और एक क्रोमोमेयर्स क्रोमोनेमा के चारों तरफ अरेंज होती है, ठीक है। तो जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं, दिस इज योर क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम है। यहाँ पर देखिए आपके जो सारे थ्रेड हैं वो एकदम ऐसे भिचे हुए से हैं, जैसे किसी ने इसको मुट्ठी में भींच कर ऐसे टाइट कर दिया हो। तो ये क्या है, ये भिचा हुआ जो टेंगल्ड स्ट्रक्चर है इसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। दिस इज सेंट्रोमेयर, है ना, ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए इस तरीके से गोल गोल दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, तो इनको कहते हैं हम क्रोमोनेमा। और क्रोमोनेमा के ऊपर जो और आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, डार्क स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उनको कहते हैं क्रोमोमेयर। क्रोमोनेमा और क्रोमोमेयर आपको ऐसे जो है पूरे पैक हुए दिखाई देते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम में एक लिक्विड पार्ट भी होता है। काफी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ डीएनए को किसी तरीके से हमने बांध दिया, उसे क्रोमोसोम कह देते हैं। ऐसा नहीं है। दिस इज योर क्रोमोसोम, है ना, ये आपका क्रोमोसोम है इस तरीके से। ये जो क्रोमोसोम है ये, इसमें यहाँ पर आपका कुछ लिक्विड मटेरियल, साइटोप्लाज्म, नॉट साइटोप्लाज्म एक्चुअली, बट अ लिक्विड मटेरियल इज देयर, और इसके अंदर जो है आपको थ्रेड लाइक जो आपका डीएनए पैक हुआ है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इस थ्रेड लाइक जो डीएनए जो आपको मिलता है उसमें आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिखाई देते हैं। जो डार्क पॉइंट्स दिखाई देते हैं इनको क्रोमोमेयर्स कहते हैं, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोनेमा कहते हैं। और ये आपका जो है यहाँ पर आपका लिक्विड आइटम जो है वो भरा हुआ होता है, जो उसको कुशनिंग का काम करता है, ताकि उसमें डायरेक्टली कोई डैमेज ना आए और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए की पैकेजिंग नहीं है, इवन उसके साथ एक लिक्विड मटेरियल अटैच है जो उसे कुशनिंग का काम करता है, उसे डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो क्रोमोनेमा क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्रोमोमेयर्स क्या है, उनके ऊपर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उन्हें क्रोमोनेमा कहते हैं, राइट। नाउ अगर हमने इतना स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से देख लिया है कि उसमें एक क्रोमोसोम में, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, एक सेंट्रोमेयर होती है जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। उसमें दो आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, अगर वो लंबी और छोटी है तो उन्हें शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म कह के एड्रेस किया जाता है। अगर उसमें कोई और कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है ना, मान लीजिए इस तरीके से है, उसमें इस तरीके से यहाँ पर कोई और कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, है ना, इसको हम कहते हैं आर्म, और इस पूरे को हम कहते हैं क्रोमेटिड। पूरे को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। पूरे क्रोमेटिड के बाद इसके अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोनेमा कहा जाता है, और इस पर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्रोमोमेयर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एक पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ जो एंड पॉइंट होता है इसे टीलोमेयर कहा जाता है। लेकिन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के फंक्शन क्या होते हैं? सो द फंक्शंस आर लिस्टेड हियर। द फर्स्ट वन इज दे कैरी द बेसिक जेनेटिक मटेरियल, है ना, आपका जो डीएनए है वो किस में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो वो कैरियर्स हैं डीएनए मटेरियल का। दूसरा फंक्शन है उसका प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, उसको सेफगार्ड करना, उसे कोई जर्क ना लगे, उसे कुछ जल्दी से डैमेज ना हो जाए, तो उन चीज़ों से भी क्रोमोसोम उसे प्रोटेक्ट करता है, राइट। उसके बाद आता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर की वजह से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस जो होती हैं उस पर अटैच होती हैं, गैमीट फॉर्मेशंस होती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, और बैलेंस बना रहता है, जो कि सेंट्रोमेयर कहाँ अटैच है, क्रोमोसोम पर, तो ये भी उसी का काम हुआ। साथ ही साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं विच कैन रेगुलेट द जीन एक्शंस। आपके जीन एक्शन जो है उन प्रोटीन्स और एंजाइम्स की वजह से ही एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीन्स को जो आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है डीएनए के साथ, वो आपके जीन्स को एक्टिव करने में आपकी हेल्प करते हैं। एंजाइम्स को वहाँ तक आने और बैठने में, स्पेस देने में भी उन्हें स्पेस प्रोवाइड करते हैं। एंजाइम्स बेचारा भाग भाग के आया, लेकिन डीएनए पर कहीं बैठने को स्पेस ही नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा, तो प्रोटीन उसको उसमें हेल्प करते हैं। तो ये सारे काम
कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। तो ना सिर्फ पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, बट टू प्रोटेक्ट द डीएनए, टू एक्टिवेट द जीन और टू मेक द गैमेट्स इन बैलेंस क्रोमोसोम नंबर, ये सब क्रोमोसोम का ही फंक्शन होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स? देन फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब है वो क्रोमोसोम जिसकी जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल मिडिल पार्ट में है, बिल्कुल बीच में है, तो इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। थोड़ी सी ऊपर है, बिल्कुल मिडिल में नहीं है, तो उसे सब मेटासेंट्रिक कह देते हैं, कि है तो मेटासेंट्रिक ही लेकिन थोड़ा सब उसके सामने जोड़ देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है। अगर वो ज्यादा ही ऊपर आ गई है कि आप बिल्कुल पहचान सकते हैं ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, राइट, तो इसको एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। और अगर आर्म ही गायब हो जाए, ये पूरा टिप पर ही पहुंच जाता है, इसकी 2 ही आर्म बच गई है, पूरे आर्म से इधर है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? टीलोसेंट्रिक, यानी कि जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टेल पर पहुंच गई है, तो इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पर इन क्रोमोसोम्स को यहाँ पर काउंट किया जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी ये होते हैं, है ना, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर के बेसिस पर भी होते हैं। जैसे कि एसेंट्रिक, एसेंट्रिक यानी कि जिसमें कोई भी सेंट्रोमेयर नहीं है, द सेंट्रोमेयर इज एब्सेंट, ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? एसेंट्रिक कहते हैं। यहाँ पर कोई भी स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो पाता है। देन मोनोसेंट्रिक, जिनमें एक ही सेंट्रोमेयर होती है, राइट। सो देन यू हैव डाइसेंट्रिक, एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स विच हैव 2 क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स एंड ईच इज हैविंग देयर ओन सेंट्रोमेयर, है ना, यानी कि बेसिकली इसके पास 2 क्या है? सेंट्रोमेयर है, तो वो डाइसेंट्रिक हो जाता है। तो स्पिंडल फाइबर कोई भी सेंट्रोमेयर पर अटैच हो सकता है। द थर्ड वन इज होलोसेंट्रिक। होलोसेंट्रिक में एंटायर क्रोमोसोम बिहेव्स लाइक अ सेंट्रोमेयर, यानी कि पूरे क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर कहीं भी अटैच हो सकता है, पूरा क्रोमोसोम एक सेंट्रोमेयर की तरह ही बिहेव कर रहा है। पूरा का पूरा क्रोमोसोम इतना उलझा हुआ है, इतना टेंगल्ड है कि वहां से सेंट्रोमेयर जैसी सी ही लाइक फीलिंग आ रही है। तो जो स्पिंडल फाइबर है वो कहीं भी अटैच हो जाता है, यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा, कहीं भी अटैच हो जाएगा, राइट। तो ऐसे क्रोमोसोम को होलोसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और लैंप ब्रश क्रोमोसोम। लेकिन बिफोर कमिंग टू पॉलीटीन और लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, यहाँ पर मैंने आपकी शेप की बात भी की थी। तो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे डिसाइड होती है? देखिए, अगर मेटासेंट्रिक है, यानी कि जब क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में है, तो ये क्रोमोसोम जब यहाँ से टूटेगा, है ना, एट द टाइम ऑफ एनाफेज, यहाँ से इसमें जो ब्रेकडाउन होगा, तो ये क्रोमोसोम कैसा हो गया? ऐसा हो गया है ना, ऐसा, हाफ नीचे जाएगा, हाफ ऊपर जाएगा, तो ये कैसे बना रहा है? वी शेप बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं वी शेप। उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक आर्म छोटी है थोड़ी सी और दूसरी आर्म बड़ी है थोड़ी सी, तो इसको हम कहते हैं एल शेप। ठीक है, यहाँ पर दूसरी आर्म ज्यादा ही छोटी है और एक आर्म ज्यादा ही बड़ी है, तो ये बनाएगा इस तरीके से जे शेप, है ना, जे शेप। और क्योंकि यहाँ दूसरी आर्म है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा होगा, तो इसको बोलते हैं आई शेप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन, इनके नाम तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक रखते हैं, लेकिन शेप भी जो है इन्हीं के बेसिस पर होती है, VLJI, ये इनकी शेप्स होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अगर हम देखें तो इसको मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक या एसेंट्रिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर द लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। दीज 2 क्रोमोसोम्स आर नोन एज जायंट क्रोमोसोम्स। इन 2 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? जायंट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जायंट यानी कि बड़े क्रोमोसोम्स। अपने एबनॉर्मल बिहेवियर में, है ना, गुलिवर की यात्रा देखी थी ना आपने, मूवी देखी होगी आपने, या ये कहानी सुनी होगी। सो व्हाट हैपन्स देयर, एक बहुत बड़ा इंसान, है ना, आउट ऑफ म्यूटेशन बना हो या किसी और प्लैनेट से आया हो, जो भी हुआ हो उसके साथ। सो ऐसा ही कुछ होता है क्रोमोसोम के साथ। नॉर्मल क्रोमोसोम के से अलग थोड़ा ज़्यादा बड़ा और मोटा अगर साइज में दिख रहा है तो उसे हम जायंट क्रोमोसोम कहते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैंप ब्रश क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम? पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है और कैसे बनता है? तो सिंपली जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे बनते हैं, एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, एक क्रोमोसोम की एक्चुअली मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है और एस फेज के बाद क्या होता है, ये क्रोमोसोम ऐसा दिखने लगता है, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉपीज जो है बहुत ज्यादा बन जाती हैं, 100 and thousands इन नंबर्स, बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ पर जब कॉपीज बहुत ज्यादा बन रही है और सारे क्रोमेटिड्स एक साथ अटैच हैं, अलग अलग भी नहीं हुए हैं, तो एक बहुत मोटा सा क्रोमोसोम बन जाएगा जिसे पॉलीटीन क्रोमोसोम कहा जाता है। Polygene chromosome develop from the chromosomes of diploid nuclei by successive duplication of the chromosomal element और chromatid। chromatid के successive duplication की वजह से ये क्या बनते हैं, आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बनते हैं। और ये क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग भी नहीं हो रहे हैं, एक साथ अटैच है, इसीलिए वो क्रोमोसोम काफी मोटा दिखाई देता है अपनी नॉर्मल साइज से। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम में आपको क्रोमोसोमल पफ भी दिखाई देता है। नाउ व्हाट इज दिस क्रोमोसोमल पफ? जहां से जीन एक्टिवेट हो रही है, जहां पर थोड़ा सा हमें धागे को सुलझाना है ताकि जीन एक्टिवेट हो सके, एंजाइम्स काम कर सके, तो वहां से जो आपका जो क्रोमोसोम है वो खुल जाता है। उस खुले हुए क्रोमोसोमल पार्ट को क्रोमोसोमल पफ कहते हैं। यहाँ पर आपकी जीन्स जो है वो एक्टिव होती हैं। उसी तरीके से लैंप ब्रश क्रोमोसोम होते हैं। लैंप ब्रश कैसा होता है ना, इस तरीके से उसमें इस तरीके से उसमें जो है फाइबर्स होते हैं साइड में। तो उसी तरीके से आपका एक क्रोमोसोम है, राइट। आप क्रोमोसोम में देखिए नॉर्मल क्रोमोसोमल थ्रेड आ रहा है और एकदम से ऐसे साइड में फैल जा रहा है, इस तरीके से ये फैल गया, इस तरीके से और भी फैलते चले जाते हैं। तो वो ऐसे बना लेते हैं जैसे बोतल साफ करने की ब्रश होती है ना, साइड में निकलते चले जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल पार्ट है जो साइडों में इस तरीके से निकल जा रहा है और ब्रश जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसे क्रोमोसोम को हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। The lamp brush chromosome have the lateral loops that extrude from chromomeres at certain position। कुछ पोजीशन पर ये क्रोमोमेयर से एक्सक्रूड होकर बाहर निकल जाता है। They are found in the germinal vesicle of large oocytes of many vertebrates and invertebrate animals। काफी सारे vertebrates और invertebrate animals के oocytes में ऐसे क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं। इनको हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है, जो रिजेम्बलेंस है, वो लैंप ब्रश क्रोमोसोम जैसी होती है। ये साइडों से बाहर निकलते हैं, है ना। जो जीन्स एक्टिवेट होती हैं वो इन बाहर वाले पोर्शंस में ही एक्टिव होती हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सुलझा हुआ या लेस टैंगल्ड पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर क्रोमोसोमल पफ में होता है। ठीक है, तो ये आपके दो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये क्रोमोसोम का हम लेक्चर जो है खत्म करते हैं। अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि किस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को पैक किया जाता है और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए, डीएनए किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। These are your batches guys। ICAR AIEEE PG बैच जो है आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है, झारखंड FSO है, RRB SO या IBPS AFSO, बहुत सारे बैचेस जो हैं आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कुछ बैचेस जो मैंने यहाँ पर दिखाए उनकी फीस भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की है। अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए किसी भी बैच पर। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करें, IBPS AFO की करें, MSc एंट्रेंस की करें, ICAR JRF की करें, यहाँ पर सारी क्लासेस का एक्सेस के साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज और ई-बुक्स भी आपको मिलती है। द प्राइस हियर इज 7,359 और ये प्राइस कितना है, पूरे 1 साल के लिए होता है। फॉर 1 ईयर आप किसी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, सेशन पसंद आया तो डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन।
बहुत ज़रूरी है सेशन को शेयर करना। एग्ज़ाम इज़ कमिंग एंड जितनी हेल्प हो सके, जो भी आपके जो भी कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईसीआर एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आपकी नेक्स्ट ईयर तक जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आईसीआर जेआरएफ के लिए। तो जो भी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग आईसीआर जेआरएफ फ्रॉम प्लांट साइंसेज, डू वॉच दीज क्लासेस रेगुलरली, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ हाउ टू एनरोल इन दीज बैचेज, इन बैचेज में एनरोल कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। तो मैं आपको यहाँ वेबसाइट से दिखा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स यू कैन एनरोल इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, राइट। तो यहाँ हम जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे, ये हमारी फर्स्ट साइट खुल जाएगी। यहाँ पर हमें एक ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखता है, उसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इस ऑप्शन में हमें चुनना है एग्रीकल्चर को, वी आर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं एग्जाम्स के, सारे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं, राइट। सो मैं यहाँ आपको एग्रीकल्चर महापैक खोल के दिखा रही हूँ। दिस इज योर एग्रीकल्चर महापैक। लेकिन इस महापैक में मुझे क्या मिल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ये सारी डिटेल मुझे जाननी है, तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ साइड में इसकी सारी डिटेल गिवन होती है कि इसमें कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज कितनी है, कितने आवर्स की क्लासेस हैं, कितनी ई बुक्स इसमें गिवन है, कौन से एग्जाम्स इसमें कवर हो रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर साइड में मिलती है, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैम आपने 7,359 बताया था, बट हियर इट इज 8,000। तो आपको करना क्या है, जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पर कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट इज Y448A और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही Y448A एंटर करते हैं, राइट नाउ इट इज 80% ऑफ। अभी आपका 80% ऑफ है तो 6,399 दिखा रहा है। 80% ऑफ सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही आता है, अदरवाइज नॉर्मली आपको जो है 78% या 77% ऑफ मिलता है। सो नॉर्मली योर प्राइस विल बी फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 7,359 to 6,399. Right now it is 80% off, so of course you can avail this 80% off with this code Y448A. और आप अदर किसी बैच में भी एनरोल करना चाहें तो तरीका बिल्कुल सेम है। एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर को चुनना है, कोर्स पर क्लिक करना है, उसकी डिटेल पढ़कर आपको सही लगे Y448A का इस्तेमाल करना है और एनरोल करना है। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ अलविदा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।